Now, student, welcome to this YouTube channel once again. We were talking about the active and passive voice. Some part of this topic we have completed, but some other part we will complete today. देखिए, हमने यहाँ तक बता दिया था आपको कि चाहे वाक्य नेगेटिव हो, चाहे वाक्य इंटरगेटिव हो, चाहे वाक्य इंटरगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव में किस तरीके से बदला जाता है, क्या होता है, वो 4 नियम हमने इसके बारे में बताए थे। और इन 4 के अलावा और कोई भी नियम की कोई खास आवश्यकता इसके अंतर्गत नहीं होती है। यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। अब देखेंगे इसके अलावा मैं बता रहा था, अब थोड़े से कुछ अपवाद स्वरूप कुछ चीजें जो है इन नियमों के अलावा जो अलग आएंगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे अब देखेंगे गोइंग टू वाले वाक्य, जैसे उदाहरण के लिए अपन देखेंगे मोहित इज गोइंग टू start a new business, ये वाक्य है। तो इस वाक्य के अंतर्गत अपन देखेंगे मोहित इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। अब इसके हिसाब से जो हमने अब तक जो नियम आपको बताए थे, 4 नियम बताए थे, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा जो पहला नियम है वो ये कहता है ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या है, शुरू करने वाला है। क्या शुरू करने वाला है, ए न्यू बिजनेस। तो ए न्यू बिजनेस को अपन क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो ए न्यू बिजनेस ये सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद हमारा नियम कहता है अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगा दो, या अगर वाक्य कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जोड़ दो। यहाँ ये दूसरे नंबर का जो नियम है। तो ये इज गोइंग आ रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस का है, लेकिन इस तरीके के वाक्य जो है वो कंटिन्यूअस की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये फीचर की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें जो है इज गोइंग टू आते हैं, समझो बस, इससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। इज गोइंग टू जो आ रहा है यानी कि गोइंग टू वाले जो वाक्य हैं इनमें अपन क्या करते हैं, दूसरा नियम यहाँ पर इसमें चेंज हो जाता है। ए न्यू बिजनेस हेल्पिंग वर्ड तो वही आएगी आएंगी वाला वाक्य, इसका हेल्पिंग वर्ड तो आएगी इज, लेकिन उसमें हमने ये बताया था कि बीइंग जोड़ते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है गोइंग टू वाले वाक्यों में कि गोइंग मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो उसी में से आएगी, उसी ग्रुप में से। जैसे इज है तो इज एमआर में से ही आ गई न्यू बिजनेस के हिसाब से, लेकिन साथ में क्या जोड़ दो, इसके में बीइंग की बजाय गोइंग टू प्लस बी और जोड़ दो। ये दूसरे नंबर का नियम, यहाँ पर बस केवल ये चेंज होगा और कोई चेंज नहीं है। फिर तीसरा नियम तो अपना कहता ही है एम बी की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। तो स्टार्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टार्टेड। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ और बाई लगा कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, मोहित है, मोहित का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। है नहीं बात समझ, इस तरीके से। तो क्या निकल करके आया, वही देखो पहला नियम वही, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, यानी कर्म को क्या बना दिया, कर्ता, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसी ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब, उसी ग्रुप की क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे एजेएमआर दे रखे हैं तो इसी ग्रुप की आ जाएगी, प्लस गोइंग टू और बी जोड़ना। और आगे तो वो नियम है ही, एम बी थर्ड, और चौथा नियम बाई लगाकर ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। यानी कि केवल जो नियम है ये भी वही है, केवल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। केवल इतना ध्यान रखना है, केवल ये चेंज है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। इस पर ध्यान देना, दोबारा समझेंगे भाई। जैसे ये सेंटेंस है
मोहित इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। मोहित इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। तो इसमें हमने देखा पहला नियम तो हमारा वो है ही ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ए न्यू बिजनेस। दूसरा नियम हमारा ये कह रहा था कि यदि कोई वाक्य कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जोड़ते हैं, तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी। तो इज एम आर वाले में से इज ले ली, मोहित के हिसाब से नहीं ली है, ए न्यू बिजनेस के हिसाब से इज ले ली। लेकिन यहाँ पर हमने बताया था पहले कि बीइंग जोड़ते हैं, लेकिन गोइंग टू वाले वाक्य में बीइंग ना जोड़ करके तुरंत क्या जोड़ देते हैं, गोइंग टू बी। बस ये चेंज है, क्या दिक्कत आ रही है। फिर एम बी की थर्ड आती है तीसरा नियम। चौथा नियम अपना है बाई लायर करता क्रम बनाओ, इस तरीके से हो जाएगा। और देखिए एक उदाहरण और बता देते हैं इसका। जैसे उदाहरण के लिए और देखेंगे, जैसे he is going to buy a new car, ये सेंटेंस है। तो वही तरीका, पहला नियम क्या कहता है, ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू कार। ए न्यू कार को क्या बनाया, सब्जेक्ट, तो ए न्यू कार। इसके बाद हमारा नियम कहता है अगले वाले टेंस, सॉरी हाँ अगले वाले टेंस की तो नहीं, इसमें वो कंटिन्यूअस वाला नियम था कि अगर कंटिन्यूअस का वाक्य है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यही बताया था। तो चलो इसमें भी वही टेंस की लगा दो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, इज। लेकिन हमने बताया था उसमें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग जोड़ते हैं, लेकिन गोइंग टू वाले वाक्यों में भी बताया है कि बीइंग ना जोड़ करके केवल क्या जोड़ दो, गोइंग टू, और उसके बाद जोड़ दो केवल बी। तीसरा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो बाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर बॉट बाई हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। बताया था मैंने शुरुआत में, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट कैट होता है, इस तरीके से। और कोई नाउन है तो नाउन के तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है। केवल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो हमने बीइंग जोड़ी थी उस जगह पर गोइंग टू के बाद में तुरंत बी जोड़ दो, बस। इसके अलावा इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के नियम तीनों के तीनों इसके अंतर्गत यथावत है। बताइए क्या दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से हमारा जो है गोइंग टू वाले वाक्य हो जाते हैं। और देख लीजिए उदाहरण, I am going to a new कोचिंग, ऐसे मान लो आप। तो इस तरीके से अब जो पहला नियम हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट है जी सब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू कोचिंग। तो यहाँ पर होगा ए न्यू कोचिंग। अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब यहाँ देखो आप, इसमें आ रही है एम, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगी, इज। क्यों आएगी यहाँ पर इज, कि ये जो एम है ना, ये आई के अकॉर्डिंग आया है, ये तीन है इसकी, इज एम आर ग्रुप है, तो आई के हिसाब से एम आ रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया न्यू कोचिंग, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आ गई, इज। फिर मैंने बताया आपको गोइंग टू भी आ जाएगा, गोइंग टू भी, एम भी थर्ड आएगी, ओपन और ओपन की थर्ड हो जाएगी ओपन।
बाई मी। अगर उसको लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से ये गोइंग टू आया हो गए। भाई समझने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत कहीं किसी प्रकार की ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। केवल गोइंग टू वाला वाक्य थोड़ा सा अलग है, केवल थोड़ा सा अलग है। केवल क्या करना है अपन को, गोइंग टू के बाद में गोइंग टू को उतार दो और उसके बाद भी जोड़ दो, बस। दूसरे नंबर के नियम में थोड़ा सा चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। बताइए क्या दिक्कत आ रही है? केवल टू के बाद भी जोड़ना है, बाकी सारे नियम यथावत है। भाई पहला नियम हमारा कहता है कर्म को कर्ता बनाओ, ये तो साहब कर्म को कर्ता बना दिया, नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2 कहता है यदि वाक्य कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। चलो साहब उसी टेंस की लगा दी, लेकिन उसमें हमारा नियम कह रहा था कि बीइंग जोड़ दो। लेकिन यहाँ पर क्या है, गोइंग टू वाले वाक्य में गोइंग टू ही लिखते हैं प्लस भी जोड़ते हैं। चलो सब भी जोड़ दिया। तीसरा नियम अपना क्या होता ही है, मेथड। चौथा नियम बाय लगा करता कर्म बना दो, ये नियम होता है। वही वाले है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं साहब, ये होगा वो होगा, सब ये अलग है, कुछ भी नहीं है। अगर अपन एक्सरसाइज करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, आए कि नहीं बात समझ में, बताओ। चलिए अब अपन बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, आदेशात्मक वाक्यों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत देखिए जैसे वाक्य आते हैं, इंपेरेटिव होते हैं आदेशात्मक वाक्य। देखो मैं बताता हूं आपको कि जो सेंटेंस होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। कई बार पूछा जाता है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कह देते हैं साहब 4 प्रकार के। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव। ये नहीं होते हैं सेंटेंस। होते हैं अपने, देखिए कैसे। पहला एक होता है एडजर्टिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक। इसी के 2 भेद होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है इसी का नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक WH वर्ड से शुरू होने वाला और एक हेल्पिंग वर्ड से या ऑक्सिलियरी वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है हमारा कौन सा? इंपेरेटिव, जिसे आदेशात्मक बोलते हैं। एक आते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन कौन से आते हैं? जो या तो मैनर की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हो, प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हो, डू नॉट या डोंट से शुरू हो रहे हो, वे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें अपन बोलते हैं एक तरीके से इच्छार्थक वाक्य होते हैं, किसी को आशीर्वाद देना है, शुभकामना देनी है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इत्यादि जो सेंटेंस आते हैं वो सब काय के अंतर्गत आते हैं? ऑप्टेटिव के। और एक होता है इसमें एक्सक्लेमेटरी, एक इसके अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आता है। हालांकि अपन सेंटेंस को नोट नहीं करना है, सेंटेंस के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, जब अपन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराएंगे, नरेशन कराएंगे, उस समय बताएंगे
तो इस तरीके से। तो अब हम इसमें जो बताने वाले हैं वो फिलहाल कौन से बताने वाले हैं, आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा भी बताया था, इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी जब मैं डायरेक्ट से डायरेक्ट करेंगे उस समय इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद पहले क्लियर कर देंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आदेशात्मक वाक्य, और आदेशात्मक वाक्य होते हैं या तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हो, या वो फिर प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हो, या फिर डू नॉट या डोंट से शुरू हो रहे हो। ये वाक्य जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ओपन द डोर, ये वाक्य, ये कैसा वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य। भाई अभी तक हमने देखा ये सारे वाक्य या तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहे थे, अफर्मेटिव थे तो, या नेगेटिव थे तो भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहे थे, इंटरगेटिव थे तो वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे या डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहे थे। और यहाँ शुरुआत में ही क्या लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है, यानी मेन वर्ब लगी हुई है। और जब मेन वर्ब लगी हुई है शुरुआत में ही इसका तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में अपन बात कर रहे थे। इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, यानी जो वाक्य या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, या फिर डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण बता रहा था, ओपन द डोर, ये वाक्य है, ये इम्पेरेटिव है क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यदि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा होता और कोई नॉट वगैरह नहीं होता तो एफर्मेटिव होता, और इसके अलावा अगर ये डब्ल्यूएच वर्ड से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा होता तो ये इंटरगेटिव हो जाता। लेकिन ये किससे शुरू हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो इस तरीके के वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका है उसको कैसे बनाएंगे भाई, अभी हमने बताया था आपको, कर्म को कर्ता बनाओ इस तरीके से, अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अब इसको कैसे बनाएंगे ऐसे, तो इन वाक्यों को बनाने का बड़ा ही इजी नियम है, बहुत इजी है ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी ज्यादा इजी है। उनमें तो 4 नियम याद करने होते हैं, इसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वाक्यों को बनाने का तरीका होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से बना देते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस एम बी थर्ड। जैसे अब ये वाक्य है, इसको कैसे बनाएंगे साहब, पहले लगा दो। पहले तो ये पता होना चाहिए ना हमें कि ये वाक्य इंपेरेटिव है कि नहीं। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब तो कैसा है, इंपेरेटिव ही है। और जब वाक्य इंपेरेटिव है तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले लेट लगा दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डोर, लेट द डोर। उसके बाद क्या लगा दो, नियम नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा कहता है बी लगा दो, बी लगा दिया। चौथा कह रहा है एम बी की थर्ड लगा दो, एम बी ओपन है, ओपन की थर्ड क्या आ जाएगी, ओपन। इस तरीके से। और देखिए, पोस्ट द लेटर, ये वाक्य है। तो इस वाक्य को अपन जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले ये देखना है अपन को कि ये वाक्य पैसिव सॉरी इंपेरेटिव है क्या नहीं। ये इंपेरेटिव है क्योंकि ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। अब वाक्य इंपेरेटिव है तो सीधा सा अपना पहला नियम क्या कहता है, क्या लगा दो, लेट, ये लो तो लेट लगा दिया। दूसरा नियम कहता है क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, ये द लेटर लगा दिया। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, बी लगा दो। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, एम बी की थर्ड, पोस्ट की थर्ड हो जाएगी पोस्टेड। बताइए, ये जो सेंटेंसेस हैं ये तो उनसे भी ज्यादा इजी है, इसमें तो अपन को कहीं ज्यादा सोचने विचारने की कोई आवश्यकता ही नहीं। सीधा सा है, अगर वाक्य इंपेरेटिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, बी लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, इस तरीके से हो जाएगा।
अब इन्हीं वाक्यों में अपन देखेंगे कि जो नेगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे। इंपेरेटिव के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है। अब इंपेरेटिव के नेगेटिव जैसे देखो, अभी लिखा था हमने ओपन द डोर, तो डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर। अब सूत्र तो हमारा वही था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी सॉरी बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सूत्र था। अब इसमें चूंकि नॉट और आ गया है, और नॉट आ गया है तो ये तो आपको पता ही है कि जो नॉट है ना वो किसके बाद लग जाएगा। इसमें दोनों तरीके से बन सकता है ये वाक्य, या तो भले इसको नॉट को तुरंत ऑब्जेक्ट के साथ लगा दो, चाहे ऑब्जेक्ट के पहले सॉरी इसके साथ लगा दो, लेट के साथ लगा दो, चाहे इसे ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो। जैसे उदाहरण के लिए अभी देखेंगे, जैसे डू नॉट है तो इसमें से ये डू तो हट जाएगा, डू तो हट जाएगा, नॉट लेकिन यहाँ पर यूज होगा। डू को हटा दिया, नॉट यूज होगा, लेकिन कैसे होगा, लेट नॉट द डोर बी ओपन, ऐसे बना दो। या तो अगर ऐसे नहीं बनाना चाहे तो ऐसे बना दो, लेट द डोर नॉट बी ओपन। लेट द डोर नॉट बी ओपन, इस तरीके से बना दो, कैसे भी करके बना दो, दोनों तरीके से सही है। तो केवल इस सूत्र में जो निकल कर के आया, मैंने उदाहरण इसलिए बताया है, केवल क्या है आप तो ये समझ लो, अगर नेगेटिव है तो चलो इस सूत्र में थोड़ा सा चेंज कर लो। सूत्र में वैसे कोई आवश्यकता नहीं है नॉट लगना है, बस केवल इतना, लेकिन फिर भी अगर कहीं है तो इस तरीके से चेंज कर लो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ चाहे कैसे ही बना दो आप, चाहे तो इसके साथ बना दो, नॉट को लेट के साथ रख दो, चाहे ऑब्जेक्ट के बाद रख दो, फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है इससे, है कि नहीं बात समझ में। और देखो उदाहरण के लिए, जैसे डू नॉट पोस्ट द लेटर, अभी उदाहरण दिया था, ये नेगेटिव में होता तो कैसे बनाएंगे। तो वही तरीका अपना, सबसे पहला नियम कह रहा है ऑब्जेक्ट यानी कि सॉरी लेट लगा दो भाई, एम बी फर्स्ट फॉर्म से, मतलब ये भी क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे है, डू नॉट से शुरू हो रहा है। अब कई बार सोचते हैं कि डू से शुरू हो रहा है, डू तो सब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो मतलब प्रश्नवाचक होना चाहिए, लेकिन उसमें फिर मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब तो चलो इसमें ये, लेकिन उसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहली बात तो इंटरगेटिव साइन आता है उसमें। क्या आता है यहाँ पे, इंटरगेटिव साइन आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, फिर उसके साथ सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था, इस तरीके का वो वाक्य बनता है। लेकिन इसके अंतर्गत सब्जेक्ट है नहीं, तो इस वाक्य को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, वही तरीका है, पहले लेट लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द लेटर, उसके बाद कहता है नियम क्या लगा दो, नॉट बी, और मेन वर्ब की क्या लगा दो, अभी चाहे नेगेटिव हो इंपेरेटिव में, चाहे नेगेटिव हो, चाहे बिना नेगेटिव वाला हो, साधारण हो इंपेरेटिव में, तो अपन को जो वाक्य बनाना है वो इसी तरीके से बनाना है। केवल यहाँ पर क्या करना है, अपन को ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट जोड़ना है। अब कोई ऐसे नहीं बनाना चाहे तो ऐसे ही बना दो, लेट नॉट द लेटर बी, लेट नॉट द लेटर बी पोस्टेड, इस तरीके से बना दो, दोनों तरीके से सही है। केवल क्या है, वही इंपेरेटिव वाला वही नियम है, लेकिन इतना ध्यान रखना है इसमें अपन को क्या करना है, केवल ऑब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दो, या फिर लेट के तुरंत बाद अपन को नॉट जोड़ देना है, और डू को इसमें से क्या कर देना है, हटा देना है, इसमें से हटा दिया, इसमें से हटा दिया।
केवल इतना अपन को इसमें ध्यान रखना है 35। तो इस तरीके से इस पर अपन को ध्यान रखना है, इससे ज्यादा ध्यान देने की इसमें कोई आवश्यकता। अब देखेंगे और देख लीजिए, बता देता हूँ। अभी हमने केवल इतना ध्यान रखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अपन को इतना ध्यान रखना है कि जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है उसको अपन कैसे बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। और यदि वो नेगेटिव वाक्य है, कैसा वाक्य है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाक्यों में किस तरीके से बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड। केवल ऑब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना है, चाहे उस नॉट को लेट के साथ जोड़ दो, चाहे उसे ऑब्जेक्ट के बाद में जोड़ दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला इसके अंतर्गत नहीं है। और देख लीजिए, डू नॉट abuse राजेश, जैसे ये वाक्य, तो कैसे लिखेंगे, लेट, अब इसके बाद में नॉट यहीं जोड़ दो, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी और एम बी की। अब ऐसे बना दो, ऐसे नहीं बनाना चाहते, ऐसे बना दो, लेट राजेश नॉट बी अब्यूज्ड, इसी तरीके से बनाओ। तो इसमें ज्यादा कहीं सोचने विचारने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, जैसे वो इंपेरेटिव सेंटेंस थे उसी तरीके से इसमें केवल क्या जोड़ देना है, केवल नॉट जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ दो उस नॉट को, चाहे भले उसको